हेलो एंड वेलकम टू के टू कैप्टन अकेडमी। तो क्या हाल है तुम लोग का? सब बढ़िया? ठीक हो ना? बस बोल नहीं रहे हो यार। ठीक हो ना? लाइव क्लास है, देख रहे हो कि नहीं तुम लोग? कमेंट में लिखो जल्दी से। ठीक हो? देखो आज ये हो जाएगा। एक मिनट, माइक स्टार्ट है कि नहीं? ठीक है। आज ये लेक्चर 5 होगा और इसमें मेरा हम लोगों ने 2 विधि सीख लिया था, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। इस क्लास में हम लोग वज्र गुणनखंड विधि। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे जो रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो वाला हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आओ देखो जल्दी फटाफट। देखो वज्र गुणनखंड क्या होता है? सिंपल है, गुणन से क्या लग रहा है? वज्र मतलब होता है क्रॉस, इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी जो भी गुना होगा वो क्रॉस टाइप का होगा। ठीक है, यहाँ इतना समझ आ रहा। बाकी देखो क्या होता है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं करना, बस तुमको क्या लिखना, x है ना तो इसको पहले x लिखो। ठीक है, y है तो y लिखो, कांस्टेंट है यानी अचर है तो अचर के बदले हमेशा 1 लिखना है। क्या लिखना है? 1 लिखना है। अब 1 क्यों लिखे हम? किसी क्वेश्चन आ रहा होगा तो कुछ इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पे जो है ना, ये इस पे हमको चर ढूंढना है। चर ढूंढना है कि नहीं? अब C1 को चर ढूंढने के लिए क्या करेंगे? x टू द पावर 0 रखना पड़ेगा। अब x टू द पावर 0 का मान कितना होता है? 1, तो 1 इंटू C1 हो जाएगा, तो ये एक चर कहलाएगा, तो इसलिए 1 हम लोग लेते हैं। अब बट्टा करना। अब तुम बोलोगे हमको तो रटवा रहे हो सर। हाँ तो रटना ही है, इसके पीछे लॉजिक, ये मतलब ये मेथड कैसे बना वो मैं बताने वाला नहीं हूँ। हालांकि इसके पीछे लॉजिक है, ये नहीं है कि फालतू हवा में बन गया, है लॉजिक, लेकिन हम नहीं बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद अब x बट्टे, देखो जो भी है ना, x का कोएफिशिएंट लिखो तो x वाले पद को जहाँ मतलब ढक दो, उसके बाद जो भी बचा उसको देखना, और हमेशा जो मतलब गुना जो करना है ना, अरे यार, हमेशा जो गुना करना है ना वो फॉर आगे की डायरेक्शन में गुना करना है। किसके डायरेक्शन में? आगे की डायरेक्शन में। इसको बंद किया तो आगे की डायरेक्शन में जो भी गुना होगा ऐसे गुना होगा, ये इस प्रकार से गुना होगा, ऐसे। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना, आगे की डायरेक्शन में गुना। तो हमेशा गुणांक को गुना करना है, तो B1 इंटू C2 क्या लिखना है? B1 इंटू C2। उसके बाद क्या करना? माइनस रखना है। उसके बाद फिर इस डायरेक्शन में, उसके बाद कैसे करना? देखो पहले ऐसे गए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए, हमेशा यही डायरेक्शन में गुना होगा। उल्टा मत कर देना, फिर वो निगेटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव का फर्क आ जाएगा। ध्यान रखना, x बट्टे फॉरवर्ड डायरेक्ट, पहले तो आगे की डायरेक्शन में जाएंगे तो B1 इंटू C2, उसके बाद इस डायरेक्शन में आएंगे, फिर इधर जाएंगे ऐसे करके, तो B2 इंटू C1, B2 गुना C1, ऐसे करके। ऐसे मतलब अब कोई बच्चा ही ऐसे रटने से अच्छा है कि तुम समझ लो कैसे मेरा हाथ मूव हो रहा, कैसे मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद बराबर का साइन देना, फिर y आ गया, तो y वालों को क्या करना है? ढक देना। क्या करना है? ढक देना। तो फिर हम क्या बोले? आगे की डायरेक्शन में हमेशा जाना, आगे की डायरेक्शन में। तो आगे की डायरेक्शन में जब जाएंगे तो यहाँ क्या बचा? C1 बचा, ऊपर वाला C1। इसको किससे गुना करना पड़ेगा? अब इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे क्या आएगा सर? 0 आएगा। नहीं, अब इसके नीचे 0 नहीं आएगा, ये फिर यहाँ पे आ जाएगा C1 इंटू A2। C1 इंटू क्या आ जाएगा? A2। पहले C1 ही वाला लिखना, C1 इंटू A2। फिर हम क्या बोले? फिर इधर से डायरेक्शन इधर जाना है, C1 इंटू A2 हो गया। यहाँ तक समझ आ रहा है? उसके बाद इधर वाला जाना, एक मिनट गड़बड़ नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया? A1 इंटू C2 क्या हो जाएगा? माइनस का A1 इंटू C2 बराबर। अब कांस्टेंट आ गया, तो कांस्टेंट को ढको, फिर आगे की डायरेक्शन में जाना। तो आगे की डायरेक्शन में अब कुछ नहीं, आगे की जब इधर से फिर रोटेट करेंगे तो हम लोग क्या A1 पे आएंगे कि नहीं? इसको भूल जाना। जब आगे इसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा? फिर A1 आ जाएगा, तो A1 इंटू B2, तो A1 इंटू B2 माइनस A2 इंटू B1। एक बार फिर से मैं कहना चाहता हूँ, हालांकि मैं अभी ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखना है तुमको। देखो कुछ नहीं है,
तुम लिखो a1x प्लस का b2y प्लस का c1, a2x प्लस का a1 है b2y प्लस का c2। ऐसे अब हमको x का गुणांक लिखना है तो x बट्टे में लिखना है एक्स वाई 1 इसको बराबर बराबर इसको बट्टे में। अब x लिखना है तो x वाला इसको ढकेंगे तो आगे जो भी आएगा तो आगे जो क्या आया b1 आया तो b1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो b1 इंटू c2। अब यहाँ पे जो भी आया ना इसका रिवर्स कर दो, b1 आया तो यहाँ पे लिखो b2, क्या लिखना b2, c2 आया तो इसको क्या लिखना c1 लिखना। ऐसे याद हो जाएगा तुरंत। तुमको अगर इतना समझ नहीं आ रहा, हालांकि हमने बता दिया इसके करके ऐसे फिर क्रॉस करना, लेकिन इतना समझ नहीं आ रहा तो कुछ नहीं करना, एक डायरेक्शन पता करना b1 इंटू c2। अब इसका उल्टा करो b2 इंटू c1 हो गया। यहाँ तक ठीक है। देखो b2 इंटू c2 होंगे। अब y का लिखना है तो y को ढको, आगे कितना आ जाएगा c1, तो c1 माइनस का इसके आगे क्या आ जाएगा फिर a1 a2 आ जाएगा, क्योंकि हमको c1 के आगे फिर ऐसे जाना तो ऐसे क्या आ जाएगा a2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया c1 इंटू a2 और फिर इसका रिवर्स लिखो c2 इंटू a2 आ गया तो क्या आ गया a1 आ जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब इसको देखो तो इसको मल्टीप्लाई करो a1 इंटू b2 तो a1 इंटू b2 माइनस a1 आ गया तो a2 आ जाएगा, b2 आ गया तो b1 आ जाएगा। बस इतना करना और कुछ भी नहीं करना, सिंपल। आई होप समझ आ रहा होगा, आई होप समझ आ रहा होगा। अगर ये भी नहीं समझ आ रहा तो मेरे खुद हिसाब से तुम नहीं इतना ही रहने दो, फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। आसानी से थोड़ा दिमाग में बिठाओगे तो आसानी से ये आराम से आ जाएगा। ठीक है, कुछ रटने थोड़ा सा इसको ऐसा नहीं करना रटना है, कुछ रटना उठने वाली बात नहीं है। बस डायरेक्शन हमेशा क्या होगा आगे की तरफ, क्योंकि बहुत बच्चे गलती कर देते हैं यहाँ पे कि y जो लिखते हैं ना, यहाँ क्या करते हैं गलती ये कर देते हैं कि y का लिखने वाला में वो a1 से शुरू करते हैं a1 इंटू c2 कर देते हैं, तो जो कि a1 इंटू c2 बाद में आएगा वो पहले लिख देता है, और पहले लिखने के चक्कर में वो यहाँ पे माइनस प्लस का अंतर हो जाता है। ये गलती, इसलिए मैंने बताया जब भी हमने कांस्टेंट को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे वो आगे की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। किसकी तरफ? आगे की तरफ। यहाँ तक समझ आ रहा है? आई होप समझ आ रहा होगा। एक क्वेश्चन देखते हैं इस पर, वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो भाई मिटाने वाला कहाँ क्या है, मिटाने वाला कहाँ क्या रे? एक क्वेश्चन लेते हैं, मैं लेता हूँ क्वेश्चन 3x माइनस का 2y इक्वल्स टू 12, उसके बाद 4x माइनस का 5y इक्वल्स टू 16। ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इसको वज्र गुणनखंड विधि से हल करना, सिंपल, कुछ नहीं करना, ऐसे लिखना है सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद सिंपल अब x लिखो, y लिखो, उसके बाद 1 लिखो, बट्टे 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 इक्वल्स टू। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब क्या करना, हमने क्या बताया, इसको ढको, इसको ढक दिए। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, यहाँ पे ना C1 इस प्रकार, हमने क्या बताया C1 इस सारा टर्म इस टाइप पे, मतलब 0 के इधर होगा, तो इसको मैं इधर ही कर लेता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा 3x माइनस का, हालांकि ऐसे भी लिखा रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और माइनस का 12 इक्वल्स टू 0, ये हो जाएगा 4x माइनस का 5y माइनस का 16 इक्वल्स टू 0। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। ठीक है, सिंपल। यस सर। अब x को छुपाना है, x को छुपाना, उसके बाद जो भी बचा, क्या बचेगा माइनस, कोफिशिएंट देखना, -2 को किससे गुना करेंगे, ये वाला गुना होगा, -2 इंटू 16, तो -2 इंटू माइनस का 16। अब कोई यहाँ पे ये मत लेना प्लस, ये 2 गुना 16 कर दो, हालांकि करेक्टली है लेकिन आपको माइनस के साथ लेना ही पड़ेगा, साइन के साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो a1 क्या है, b1 प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। और y आ गया तो y को ढको, फिर आगे के डायरेक्शन में, किसके आगे डायरेक्शन में, तो माइनस का 12। अच्छा यहाँ एक चीज़ और बच गया, माइनस, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले, माइनस। अब क्या मैंने क्या बताया, अब इधर से गुना करना, इधर, हालांकि तुमको अगर याद ना हो तो मैंने क्या बताया था, -2 आ गया, -2 क्या हो गया
अरे यहाँ पे क्या होगा, A1 हो गया, ये B1, ये C1, A2 B2 C2। तो A1 ये कितना आ गया, इसको ढके तो कितना आ गया B1 इंटू C2। तो अब क्या आएगा B2 कहाँ पे आ जाएगा, B2 ये आ जाएगा तो -5 इंटू, अब C2 आ गया तो C1 आएगा, तो C1 क्या आ जाएगा -12 इक्वल्स टू, अब Y बट्टे, अब Y को ढकेंगे तो आगे की तरफ डायरेक्शन, तो आगे की तरफ डायरेक्शन -12 इंटू 4, तो -12 इंटू 4 माइनस। अब ये कितना आ गया, ये क्या आ गया C1, ये C1 आ गया, और ये कितना आ गया A2, C1 A2। तो क्या इसके बाद आएगा C2 आएगा, C2 कितना हो जाएगा -2, यहाँ देखो ना C2 आ जाएगा -2, तो माइनस का कितना हो जाएगा, C2 कितना हो गया -16 इंटू A2 आ गया तो A1 आएगा, तो A1 कितना आ जाएगा 3। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद 1 बट्टे, दिख रहा तुम लोग को, दिख रहा ना भाई, दिख रहा। उसके बाद क्या आ जाएगा कांस्टेंट, तो इसको ढकना है, इसको ढकने, उसके बाद क्या आ जाएगा 3 इंटू 4, 3 इंटू -5, तो 3 इंटू -5 माइनस, ऐसे करके फिर इधर डायरेक्शन, तो 4 इंटू -2, तो 4 गुना -2। आई होप दिख रहा होगा, ठीक है। बस अब सॉल्यूशन कर लो, तो x बट्टे यहाँ पे 16 दूना 32, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 32 माइनस का 12 पंचे 60 बराबर y बट्टे बच्चों का 48, तो माइनस का 48 माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 16 तिया 48 बराबर 1 बट्टे माइनस का 15, इतना तो गुना करने आ रहा होगा तुम लोग को भाई, माइनस का 15 और ये प्लस का कितना हो गया 8। ठीक है, अब कुछ नहीं है, तो x बट्टे 60 में से 32 घटाओ कितना आ जाएगा, ये माइनस का 28, 32 में से 60 गया माइनस का 28, और ये कितना हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया, y बराबर 0, और 1 बट्टे माइनस का 7। अब क्या करना तुमको, सिंपल, पहले को इसके बराबर और दूसरे को भी कांस्टेंट के बराबर, सिंपल और कुछ नहीं। तो x बट्टे माइनस का 28 बराबर 1 बट्टे माइनस का 7, तो ये से ये कैंसिल, 7 चौक 28, तो x बराबर कितना आ गया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये बात समझ आया तुमको, नहीं समझ आया, x बट्टे माइनस का 28 बराबर 1 बट्टे माइनस का 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर चल जाएगा, तो माइनस का 28 बट्टे माइनस का 7, माइनस माइनस कैंसिल, 7 चौके 28, तो x बराबर कितना आ गया 4। अब y बराबर, तो y बट्टे 0 बराबर कितना, 1 बट्टे माइनस का 7। ठीक है, यहाँ तक ठीक। अब देखो समझो, ध्यान से समझना एक बात और, हालांकि मैं तुमको कैसे बताऊं, कोई बात नहीं, अगर इसका ये है तो y का मान कितना हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बट्टे माइनस का 7, तो y बराबर कितना आ गया 0। ठीक है, हालांकि देखो इसका मान, इसका आंसर कितना आ गया, x बराबर 4 और y बराबर 0, ये आपका आंसर। लेकिन ये आंसर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्दर डिटेल्स के लिए मैं समझाना चाहता हूँ। यहाँ एक टर्म आ गया y बट्टे 0 बराबर 1 बट्टे माइनस का 7, 1 बट्टे माइनस का 7। अब तुम समझो, समथिंग किसी के बट्टे में 0 बराबर इनफाइनाइट नंबर, अगर कोई किसी भी चीज़ के, यानी ये चर है और चर बट्टे 0, तो ये फाइनाइट नंबर कब होगा, क्या ये कभी फाइनाइट नंबर होगा, मैंने क्या बोला, क्या ये कभी फाइनाइट नंबर होगा, क्या ये कभी फाइनाइट नंबर होगा, बताओ, ये कभी फाइनाइट नंबर नहीं होगा। यहाँ पे y का मान 0 भी नहीं हो सकता है, लेकिन तुम लोग के सिलेबस के अनुसार ये y बराबर 0 ही यहाँ पे आंसर होगा। तुम जब 11th-12th में जाओगे तो वहाँ लिमिट चैप्टर पढ़ाई होगी, वहाँ से पता चलेगा कि ऐसा y का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता। खैर, यहाँ पे y बराबर कितना आ गया 0 आंसर। तो बस
मैं थोड़ा रिवीजन कर देता हूँ, बस कुछ नहीं करना। बज्र गुणनखंड में जितने भी चर हैं उसको बट्टे में लिखना, चर को चर वाले मतलब एक्स वाई और कांस्टेंट को एक लिखना, उसके बट्टे में उसके गुणांक के बीच गुना करना है। अब जिस चर को ले रहे हैं उस चर के गुणांक को छोड़ देते हैं, जैसे x ले रहे हैं तो इस चर के गुणांक को इसको छोड़ देते हैं और आगे की तरफ गुना करते हैं, आगे की तरफ, हमेशा ध्यान रखना आगे की तरफ गुना करते हैं। ठीक है, आई होप समझ आया होगा। अगर तुम बोलोगे तो एक क्वेश्चन और करवा सकता हूँ, लेकिन ठीक है, नहीं तो ऐसा करते हैं एक अगले कंसेप्ट पढ़ाते हैं और अगले कंसेप्ट से फिर इस पे आएंगे। ठीक है, ओके, उतारो। तो देखो हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए और नेक्स्ट टॉपिक बहुत, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट होगा और ये वैसे बिहार बोर्ड में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है अगर 5 नंबर में बनाना चाहे बिहार बोर्ड तो देखो ये आपके सिलेबस में भी है। इसका नाम क्या है कि आपके पास कोई इक्वेशन दिया रहेगा, कोई समीकरण दिया रहेगा, वही 2 समीकरण, और वो ऐसे इस प्रकार से रहेगा कि आपको उसको ना मतलब नॉर्मल इस फॉर्मेट में लाना पड़ेगा, a1x प्लस का b1, यानी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, 2 चर वाले मानक समीकरण है ना, उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से होगा कि ऐसे रहेगा, मान लो कुछ भी रहे, मान लो 1/a1y, मतलब जो चर होगा ना, ये इस प्रकार का मैं लिख देता हूँ कुछ, ये कुछ इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, a2 प्लस कुछ इस प्रकार से इक्वेशन रहेगा। ठीक है, अब तुमने क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, इसमें a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0, इस प्रकार में कन्वर्ट करना, क्योंकि ये डायरेक्ट बनेगा नहीं। अरे अगर कोई बनाना चाहे तो डायरेक्ट भी बन सकता है, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है वाली बहन से, लेकिन पहले क्या था, चर जो था वो सॉरी, चर जो था वो ऊपर में था, यानी कि उसको अंश में था। अब जो चर आ गया वो क्या आ गया, हर में आ गया। तो अब हर में जो आ गया, अब हर से हमको कहाँ पे लाना, अंश में। तो इसके लिए सिंपल मेथड ये है कि हमने क्या कर लेना है कि ये जो भी लिखा हुआ है, ये जो भी लिखा हुआ उसको मैंने कुछ मान लेगा, मान लो 1/a मतलब मैंने मान लिया 1/a1x को मैंने कोई, मान लो इसका कोई वैल्यू आएगा कि नहीं, तो इसका कोई वैल्यू क्या होगा, मान लेते हैं इसका वैल्यू है u। क्या वैल्यू है, u, ऐसा तो मान ही सकते हैं। और मान लेते हैं 1/b1y को मान लेते हैं v, 1/b1y को क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं। तो क्या यहाँ से क्या हो जाएगा, मतलब 1/a1x को क्या मान लिया, u, तो ये u हो गया, प्लस 2/b1y है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/b1y को v माने हैं तो ये 2v आ जाएगा, ये 2v हो गया, प्लस का c1 इक्वल्स टू में 0। इसी प्रकार यहाँ से कितना हो जाएगा, e2 आ गया ना। अच्छा एक मिनट मैंने गलती कर दिया, मैंने गलती ये करा, नहीं यहाँ पे a1 मतलब 1/x को u माना, 1/y को v माना, तो अब सिंपल क्या बन जाएगा, ये वाला 1/x कितना हो जाएगा u, तो ये कितना बच गया 1, तो ये a1 बन गया, प्लस का ये 2 बन गया, यहाँ पे आ जाएगा b1 प्लस c1। अब देखो चर मेरा कहाँ आ गया, अब ये चर है, ये चर है, तो चर मेरा क्या आ गया, ऊपर में आ गया कि नहीं। अरे नीचे चर था, नीचे जो चर था उसको मैंने ऊपर में ला लिया कि नहीं, और जब मैंने ऊपर में ला लिया तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तब इक्वेशन को, है ना। अरे हाँ है ना, एक क्वेश्चन देखते हैं, तुमको ज़्यादा क्लैरिटी इससे मिलेगा। ठीक है, मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूँ। तो देखो मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया, ये है 1/3x। अब देखो चर क्या है इसमें, 1/3x, यानी चर क्या है, नीचे में, चर कितना है, किसमें, नीचे में। अब इसको ऊपर में लाना है, तो सिंपल कुछ नहीं करना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो मैंने क्या करा, हमेशा ही मानना है जो नीचे वाला होगा ना, तो 1/x मान लेंगे, लेट या फिर माना
माना 1/x बराबर, मैंने कुछ भी मान लिया, p मान लिया, तुम कुछ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, u मानो p मानो, कोई दिक्कत नहीं। और 1/y को क्या मानना है, z मानना है। ऐसा मैं क्यों कर रहा, ताकि ये चर जो है ना ऊपर चला जाए, और जब ऊपर चला जाएगा तो मेरे को वो मानक समीकरण मिल जाएगा, और मानक समीकरण को हल करने मेरे को आता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो 1/p को x p मान लिया और 1/y को z मान लिया। तो अब बताओ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ 1/3 इंटू 1/x लिखा हुआ है कि नहीं। और 1/x को अभी मैंने क्या बोला, अभी मैंने बोला है p, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ, पहला इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/3 इंटू पी, क्या इसमें कन्वर्ट हो जाएगा 1/3 इंटू पी, ठीक है। प्लस है तो प्लस 1/2, और 1/y को क्या माना है मैंने, z, अच्छा क्यों मान लो, z क्यों माना, मैंने क्यों मान लिया, ठीक है। और बराबर कितना हो गया 13/6। सिमिलरली ये किस में कन्वर्ट, 1/x, तो 1/2 इंटू पी प्लस का 1/3 इंटू क्यू बराबर 2, यहाँ तक ठीक है। अब इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो कितना, 3 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा 6, तो 6 और ये कितना हो जाएगा 3 दूना, तो ये हो जाएगा 2p, यहाँ तक आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अरे यार यहाँ तो आसान है ना, 3 दूना 6, तो ऊपर आ जाएगा 2p, 2 3 6, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3q बराबर कितना 13/6, 6 से 6 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा 6 से, ये हो गया 2p प्लस का 3q बराबर का 13। ये समीकरण 1 मान लेंगे। आई होप दिख रहा होगा, क्या दिख रहा आप लोग को, हाँ ठीक है दिख रहा। और ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, ये इसका भी 6 आ जाएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3p प्लस का 2p क्यू बराबर 2, तो 6 दूना कितना हो गया 12, तो 3p प्लस का 2q बराबर कितना हो जाएगा ये 12, तो इसको समीकरण 2। अब देखो, अब मेरे को अब तो आसान बन गया ना, अब ये मानक समीकरण बना के, अरे यार x नहीं है वो अलग बात है, x नहीं, पहले p और q, अगर मान लो p का मान निकल गया, तो जब p का मान निकल जाएगा तो x का मान आसानी से नहीं निकल जाएगा, ये से निकल जाएगा। और इसको मैंने तो बहुत बार सॉल्व किया, पिछले वीडियो में कुछ भी कोनो मेथड से सॉल्व कर लो। मेरा इक्वेशन कितना आ गया 2p प्लस का 3q बराबर का 13, 3p प्लस का 2q बराबर 12। अब विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या करना है, एक वेरिएबल को हम लोग बराबर करते हैं, तो 2 3 को बराबर करना, हमेशा 2 नंबर को बराबर करना रहता है, तो क्या लेते हैं एलसीएम लेते हैं, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा 3 से गुना, इसको करना पड़ेगा 2 से गुना, तो ये किस में कन्वर्ट, 6p प्लस का 3 तिया 9q बराबर 13 तिया 39, ये कितना हो जाएगा 6p प्लस का 2 दूना 4q बराबर 12 दूना 24, ये माइनस कर देंगे, तो हमने बताया था प्लस माइनस हो गया, तो ये कैंसिल, 9 में से 4 के कितना हो गया 5, 5q बराबर 39 में से 24 के कितना बन गया, 39 में से 24 गया, तो ये तो बच गया 5, यानी कितना बच गया भाई 15, ठीक है। तो q बराबर कितना आ गया, q बराबर आ गया 3, 5 दिया 15, तो बस q का मान किसी में रख दो, q का मान इसमें मैंने रख दिया, तो 2p प्लस का q का मान 3, तो 3 दिया 9 बराबर कितना 13, तो 2p बराबर कितना 13 माइनस 9, 13 माइनस का 9, तो 2p बराबर कितना आ गया 4, तो p बराबर कितना आ गया 2, p बराबर 2। अब इसका आपका फाइनल आंसर ये नहीं है, अब कोई बच्चा ये लिख के आ जाए कि p बराबर 2 और q बराबर 3, आंसर गलत हो जाएगा फिर, क्योंकि मेरे को ओरिजिनल क्वेश्चन क्या है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, समझ आ रहा क्या, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है। तो एक्स वाई का मान मेरे को निकालना है, तो एक्स वाई का मान कुछ नहीं है, सिंपल, तो मैंने माना है 1/x बराबर p, और p का मान कितना आ गया 2, तो बताओ x का मान कितना आ जाएगा, तुम क्रॉस मल्टी x को उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2 बराबर x, तो x का मान कितना आ गया 1/2। इसी प्रकार 1/y को मैंने क्या माना q का मान कितना आ गया 3, तो यहाँ से कितना आ गया y बराबर 1/3, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या इतना बात समझ आया। इस पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन, फिर उसको मैंने सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। तो देखो अब तीसरा स्लाइड पे आ गए हम लोग, ठीक है। बोर हो रहे हो क्या, अरे कुछ नहीं, बोर नहीं होना भाई, तुम्हारा एग्जाम नज़दीक है, तुम बोर कैसे हो सकते हो।
भाई समझो, पढ़ने वाला एक एक दिन में 4 से 5 घंटा का एक सब्जेक्ट का लेक्चर करता है, समझो, जिसका क्लियर नहीं है। समझो इस बात को, ठीक है। हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पे। थोड़ा मेडिटेट करो, अंदर से एनर्जी फील करो यार, इलेक्ट्रोल पाउडर पिया करो। ठीक है, देखते हैं। कुछ नहीं, अब मैंने क्या बताया, जो नीचे होगा ना, नीचे मेरा पहला मोटिव क्या होगा, नीचे जो भी चर लिखा हुआ ना उसको मैं ऊपर लिख चलूँ। तो अब बताओ x माइनस ये नीचे वाला चर कितना हो गया, ये x है, तो इसको मैं ऊपर कैसे ले सकता हूँ। तो सर x को मैं ऊपर नहीं ले जा सकता हूँ, लेकिन मैंने इसको ऊपर ले जा सकता हूँ, x माइनस 1 को ऊपर ले जा सकता हूँ आसानी से, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगा। तो कोई बात नहीं सर, x माइनस 1 को ऊपर में लेके चले जाऊँ। तो मैंने क्या माना, यहाँ पे मान लेगा, मान लो 1/x माइनस, अब किसी को माना होगा 5/x माइनस 1 को मानना, तो मान सकते हो, लेकिन गड़बड़ कहाँ हो जाएगा कि सभी जगह तुमको 5 बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 बनाना पड़ेगा, वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए 1 लिखो, क्योंकि एक सब में इन्वॉल्व होता है, इस सब में सम्मिलित होता है, ठीक है। तो 1/x माइनस 1 को मैंने मान लिया। चलो तुम बताओ क्या मानो, बता अपनी दोस्तिनी के नाम, बता। अच्छा सुरुचि, तो s मैंने मान लिया, चलो ठीक है, ओके। यहाँ देखो 1/y माइनस 2 को मैंने मान लिया t, ओहो st, ठीक है, s फॉर सोनू, थाला फॉर रीजन। चलो देखो यहाँ से मैंने मान लिया 1/x माइनस 1 को s और 1/y माइनस 2 को t मान लिया, ठीक है। तो सिंपल, अब जहाँ यहाँ हो गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बताओ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 गुना 1/, ये तो ये हो जाएगा 5, और ये इसको मैंने क्या माना है s, तो 5s, ठीक है, प्लस का 1/y माइनस 2 को क्या माना है, मैंने t माना है, तो t मान लिया, और बराबर कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ, ठीक है। इसको मैंने समीकरण 1 मान लिया। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/x माइनस 1 को मैंने s, तो ये हो जाएगा 6s प्लस का 3, और 1/y माइनस 2 को, अरे भाई इसको क्या लिख सकते हो तुम, 6 गुना 1/x माइनस 1 लिख सकते हो क्यों, और इसको मैंने क्या नाम दिया, s नाम दिया। तुम्हारे माँ बाप जो माता पिता जो भी नाम देते होंगे, तो तुम्हारा मान लो सोनू नाम दे दिया, तो मैंने क्या मान लिया, इसको सोनू मान लिया, तो यहाँ पे सोनू लिखना पड़ेगा कि नहीं, हाँ सर लिखना पड़ेगा। तो 3/y, तो ये छोड़ के 3/1/y माइनस 2 को, ये t हो गया बराबर 1। अब तो तुम बताओ, ये तो जाना पहचाना तुम्हारा दोस्त लग रहा है कि नहीं, हाँ सर ये तो पुरनका दोस्त मिल गया मेरे को। चल ठीक है, तो पुरनका दोस्त हो गया तो थोड़ा बातचीत कर लें हम लोग, कोई नहीं, सिंपल है। अब कौन सा तुमको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड से सॉल्व कर लो, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है ना। अगर बोल दिया जाए, अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना पड़ेगा, यहाँ तक ठीक है। पिछला क्वेश्चन मैंने विलोपन विधि से हल किया, इसको मैं प्रतिस्थापन विधि से हल कर देता हूँ, ठीक है। कुछ नहीं, प्रतिस्थापन विधि से क्या करते हैं, एक चर को दूसरे चर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो मैंने s को कन्वर्ट कर दिया, या फिर t को ही कन्वर्ट कर दिया, तो यह फर्स्ट इक्वेशन समीकरण 1 से क्या आ जाएगा, समीकरण 1 से t बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस का ये 5 उधर चल जाएगा, तो 5s, तो इसको मैंने समीकरण 3 मान लिया, और समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है। थोड़ा राइटिंग उर्दू देखेगा कोई दिक्कत, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x प्लस का 3 इंटू टी का मान कितना हो गया बेटा, 2 माइनस का 5s, 2 माइनस का 5s बराबर में कितना है 1। अब तो सिंपल हो गया, जोड़ घटाओ भाई, तो 6x प्लस का 3 दूना कितना 6, माइनस का 5 दिया 10, 5 दिया 10, देख रहे हो कंटा, 5 दिया 15, तो 5 दिया 15, ये s बराबर 1, सिंपल। अब 15 में से 6 गया कितना हो गया भाई, बता 15 में से 6 गया कितना, तो सर 9s माइनस का 9s, हाँ ध्यान देना, माइनस का 9 6 15 बराबर, ये 1 हो गया, 1 में से इधर चला जाएगा, समझो 1 है और ये इतना जाएगा, तो माइनस का कितना बच गया 5, अरे 1 में से 6 गया कितना 5, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो s बराबर कितना आ गया 5/9, s बराबर कितना आ गया 5/9, यहाँ तक ठीक है। उसके बाद s का मान किसी एक समीकरण में रख दो, मान लो इसी में रख देता हूँ समीकरण 3 में, तो t का मान कितना हो जाएगा, t का मान हो जाएगा 2 माइनस का 5 गुना
एस का मान कितना हो गया 5/9, 5/9। तो टी बराबर कितना हो गया 2 - 25/9। तो ये हो गया टी बराबर 9 9 18 - 25/9, यानी टी बराबर आ गया -7/9, -7/9। अब ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है ना, ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है। एस का मान अब इसमें रखना पड़ेगा, तभी मेरे को एक्स का मान निकालना, ना कि एस का मान। तो सिंपल, और कुछ नहीं है। तो एस का मान यहाँ पे रखो, तो 1/x - 1 बराबर कितना है, बताओ कितना है, 5/9। तो 5/9 रखो, 5/9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा 9 बराबर 5x - 5, 5x - 5। तो ये जब इधर आ जाएगा तो 9 5 कितना हो जाएगा 14। तो ये 14 बराबर कितना हो गया 5 का s। तो 14/5 बराबर कितना आ गया s। सॉरी ये गलत हो गया, x है ना, x मान। तो x का मान कितना आ गया 14/5। तो इसी प्रकार तुमने y का मान भी निकाल लेना है, और जब y का मान निकल जाएगा सिंपल तुम्हारे पास आंसर क्लियर आ जाएगा। ठीक, समझ आया? आई होप समझ आया होगा। ये आपका जो भी विधि था और सारा विधि खत्म हो गया। मैंने रिड्यूसिबल वाला क्वेश्चन करवा दिया, मतलब अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन ना हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, बदलेंगे कैसे, उसमें भी मैंने सिखा दिया। अब सिंपल आपका जो भी शब्द वाला जो क्वेश्चन होगा ना, उसको मैंने एक क्लास और लेना है, उसमें सारे शब्द वाले कंसेप्ट को क्लियर कर देना है। ठीक है, जिन बच्चों का कंसेप्ट मैंने नहीं क्लियर है वो इस क्लास को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं बोल रहा हूँ फिर से, ज़रूर से ज़रूर देखें। इस क्लास के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन डॉट नहीं होगा जो आपके बिहार बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।